आप यहाँ पर बात कर सकते थे, नॉर्मल कॉल से बात कर सकते थे, लेकिन सीधे तौर पर उनका चेहरा दिखाया जा रहा है। वीडियो कॉल है, उसमें 500 करोड़ की रिश्वत लेने की बातें कही जा रही हैं। तो आप देखिए कि जिस विपक्षी पार्टियों पर ये आरोप लगाया जाता है कि चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल 508 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते हैं, वो भी चुनाव प्रचार के लिए ऐप के जरिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में उतने ही अमाउंट का यहाँ पर रिश्वत लेती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर अगर प्रियंका जी देखें तो 95% के आसपास के जो आंकड़े ईडी के निकल के सामने आते हैं 2014 के बाद से, वो लगातार या तो विपक्ष के दलों पर आते हैं या ऐसे पत्रकारों पर आते हैं जो अमूमन बीजेपी सरकार के खिलाफ जाकर जो जिस तरह से खुलासे करते हैं, जिस तरह की पत्रकारिता करते हैं। लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं उसमें ईडी का इस तरह से अब तक कोई ना तो कोई कह सकते हैं कि छापेमारी वहाँ पर हुई है, ना कोई पूछताछ हुई है, ना मध्य प्रदेश में ही ये सरकारी एजेंसियां अभी तक नहीं जाती हैं। यहाँ पर घोटाले पाए जाते हैं। इससे पहले का वीडियो आया था 100 करोड़ की रिश्वत लेने की बात फ़ोन कॉल के जरिए ही हो रही थी, लेकिन सीधे सीधे तौर पर उनका चेहरा दिखाई दिया जा रहा था। वहाँ पर देवेंद्र सिंह तोमर ये कहते हुए नजर आए थे कि उनकी छवि को खराब करने के लिए किया जा रहा है, फर्जी वीडियो ये लेकर आए हैं और जानबूझकर चुनाव के दौरान ये लाया जा रहा है, ये बातें कही गई। मैंने शुरू में कहा कसूर गुनाह कहीं भी हुआ है तो वो गुनाह है, उसमें कोई धर्म, जाति, कोई सत्ता, पार्टी, इसका कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही है आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अब और ज्यादा दिलचस्प होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर अब जो बड़ा खेल है वो जनता का वोट नहीं बल्कि सरकारी जांच एजेंसियां करने वाली हैं। 5 राज्य और जिनमें से सीधे सीधे ईडी और सीबीआई की कार्रवाई 4 राज्यों में देखने के लिए मिल रही है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। लेकिन एक ऐसा राज्य जहां का पता शायद अभी ईडी को मिल नहीं पाया है। बात यहां पर मध्य प्रदेश की, क्योंकि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के, उनके रिश्तेदारों के, उनके बेटों के या परिवार के लोगों के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें सीधे सीधे पैसों के लेन देन की बात हो रही है। लेकिन फिर भी आखिरकार ईडी और सीबीआई या फिर आईटी डिपार्टमेंट वहां क्यों पहुंच नहीं पा रहा है? क्या जिस तरह से बार बार विपक्ष कह रहा है कि जिन राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है या कोई दूसरी विपक्षी पार्टी सत्ता में है, ईडी सीबीआई की कार्रवाई वहीं देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यहां पर मध्य प्रदेश में 2 ऐसे बड़े मामले सामने आते हैं जिनमें सीधे सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके मंत्री फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर का है। मात्र 7 दिनों के अंदर उनका दूसरा वीडियो सामने आ रहा है जिसमें वो अब 500 करोड़ का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जिस तरीके से बार बार घोटालों में फंस रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक ईडी की कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसे में दूसरे राज्यों की अगर बात करें, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर तेलंगाना, यहां पर सिर्फ और सिर्फ दलीलों के आधार पर ईडी घर में घुसकर छापेमारी कर देती है बिना किसी नोटिस के, और मुख्यमंत्री या फिर मुख्यमंत्री के बेटे को सालों पुराने मामले में नोटिस जारी कर दिया जाता है। ऐसे में सियासत गरमाना अपने आप में लाजमी हो जाता है और सवालों का जो सिलसिला है वो भी यहां पर तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि वीडियो सामने आ चुका है, पैसों का जिक्र करते हुए खुद केंद्रीय मंत्री के बेटे नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक सरकारी जांच एजेंसियां आखिरकार क्यों सुस्त हैं? क्यों अभी तक केंद्रीय मंत्री के बेटे के घर पर छापेमारी नहीं हुई? मुख्यमंत्री से आखिरकार क्यों समन भेजकर पूछताछ नहीं करती हुई नजर आई जांच एजेंसियां? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर न्यूज रूम में मेरे साथ मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी। अमन जी, देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो भूपेश बघेल ईडी सीधे सीधे कार्रवाई उन पर करने वाली है। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे को सीधे सीधे समन भेज दिया 12 साल पुराने मामले में। वहां पर अगर बात करें प्रदेश अध्यक्ष, उनके घर पर ईडी बिना समन के छापेमारी के लिए पहुंच जाती है। लेकिन
मध्य प्रदेश में ऐसा क्या खास है कि जांच एजेंसियां वहां अभी तक कदम नहीं रख पाई हैं? देखिए, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अपने आप में है, क्योंकि अगर प्रज्ञा जी देखें तो 95% के आसपास के जो आंकड़े ईडी के निकल के सामने आते हैं 2014 के बाद से, वो लगातार या तो विपक्षी दलों पर आते हैं या ऐसे पत्रकारों पर आते हैं जो अमूमन बीजेपी सरकार के खिलाफ जाकर जो जिस तरह से खुलासे करते हैं, जिस तरह की पत्रकारिता करते हैं। लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं उसमें ईडी का इस तरह से अब तक कोई ना तो कोई कह सकते हैं कि छापेमारी वहाँ पर हुई है, ना कोई पूछताछ हुई है, ना कोई समन हुआ है। और अभी भी जिस तरह से अगर हम देखें तो पीएम मोदी लगातार मंच से महादेव ऐप को लेकर जिस तरह से जो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं भूपेश बघेल, उनके ऊपर ज़ोरदार हमले करते हैं कि आपको इतना मिला तो दिल्ली में बैठे आपके आला कमान को कितना पहुंचा होगा। लेकिन जब उनकी ही सरकार के केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री हैं, और उनके बेटे का जिस तरह वीडियो सामने आता है और पहले 100 करोड़ का आता है, फिर 500 करोड़ का आता है, और इस तरह से जो ये आंकड़े हैं ये लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई शिकन मैं सोचता हूँ कि ना तो पीएम मोदी के चेहरे पर नज़र आ रही है इसको लेकर, ना जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान उनके चेहरे पर नज़र आ रही है। तो ये बताता है कि क्या जो ईडी की कार्रवाई है वो क्या एक तरफा है, क्या एक तरफा जाकर वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि विपक्षी दल, पार्टियां और तमाम नेता इस बात को कहते रहे हैं कि भाई जो ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, ये सब एक तरफा होकर कार्रवाई करते हैं विपक्षी दलों के ऊपर। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके ऊपर इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तब उनके गतिविधि में, उनके कार्य प्रणाली में इतनी तेज़ी देखने को नहीं मिलती। और ये कहीं ना कहीं सवाल अपने आप में खड़ा होता है कि आखिर ईडी या जो ऐसी संस्थाएं हैं इस समय क्यों खामोश है, क्योंकि राहुल गांधी ने भी ये बात कही है कि भाई अब ईडी और जो सीबीआई है, तमाम और भी जो एजेंसियां हैं, इतनी फुर्ती अब क्यों नहीं दिखा रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब अपने जो है गिरेबान में झांकने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो इधर उधर बगले झांकते हुए नजर आते हैं। जो अमूमन जो विपक्षी दल हैं उनके लिए एक मौका होता है कि भाई आप हमारे ऊपर तो बड़ी जल्दी से जो है तमाम तरह के ईडी और इस तरह की छापेमारी करवा देते हो। जैसे हम आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं कि लगातार वो यही बात कह रही है कि हमारे जितने भी बड़े लीडर हैं आप उनको जेल के अंदर डाल दे रहे हो, हमारी पार्टी को कमज़ोर करने का प्रयास करो। लेकिन वहीं जब आपके नेताओं के ऊपर, आपके मंत्रियों के ऊपर इस तरह की बात आती है तो कहीं से भी कोई जांच का कह सकते हैं, जांच तो बहुत दूर की बात है, उसको लेकर कोई भी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं नजर आता। अच्छा अमन जी, यहाँ पर अगर आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया कि वो भूपेश बघेल को लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरते हुए नजर आए, एक बयान उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री को घेरते हुए दिया जो सीधे सीधे कन्हैया लाल से जुड़ा हुआ था। काफी दर्दनाक घटना जो साल 2022 में हम सभी ने देखी थी, पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया था। और ऐसे में राजस्थान में एक बेहद ही भयानक वीडियो सामने आया जिसके चलते सीधे सीधे मुख्यमंत्री को घेरा गया, सरकार को घेरा गया, इस्तीफे की बात हुई। लेकिन वही प्रधानमंत्री जी आखिरकार मणिपुर को क्यों भूल जाते हैं? मणिपुर में बेटियों के साथ दरिंदगी देखने के लिए मिली। वहां पर अगर बात करें तो मैतेई और कुकी समुदाय के लोग जिस तरह से इंसानियत को कहीं ना कहीं शर्मसार करते हुए नजर आए, वहां पर युवाओं को दिन दहाड़े जिस तरीके से बेरहमी से मार दिया गया, लेकिन मणिपुर का जिक्र आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री करते हुए नजर नहीं आए? बिल्कुल, और मैं सोचता हूँ कि गुनाह तो गुनाह है, वो चाहे किसी भी राज्य में किसी भी जगह पे हो, और अमूमन चाहे पीएम हो या सीएम हो, उनको इस पर तुरंत एक्शन करना चाहिए। कोई धर्म जाति इसमें कोई भी नहीं नज़र आना चाहिए। लेकिन हाँ, ये लगता है ऐसा क्योंकि कई बार आप एक तरफा होकर जब बात करते हो सवाल उठते हैं। आपने मणिपुर का जिक्र किया, मुझे मेघालय याद आता है कि अभी इलेक्शन उसमें हुए हैं और वहाँ पर पीएम मोदी एक भी रैली करने के लिए नहीं गए। आपको ये बात सुनकर हैरानी भी होगी। इसके अलावा तमाम राज्यों में उनकी जो रैलियाँ हैं, उनकी जो बयान है वो खूब देखने को सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन मेघालय में उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाई। और उनके जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने यहाँ तक कह दिया जो यहाँ पर एक छोटा सवाल, अगर मणिपुर में चुनाव होते साल 2023 के अंत में या 2024 की शुरुआत में होते, मान लेते हैं, तो क्या तब भी भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार के तमाम बड़े बड़े मंत्री जो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, क्या तब भी वो मणिपुर नहीं जाते? देखिए, मेघालय तो नहीं गए, ये तो हम देख ही रहे हैं। और सही बोला आपने कि तब भी क्या मणिपुर नहीं जाते। और स्मृति ईरानी मणिपुर में महिलाओं के साथ नाचती हुई नजर आती हैं, उनके सम्मान की बात करती हुई नजर आती है, लेकिन जब वाकई में सम्मान की बात आती है, जब बेटियों को बचाने की बात आती है, तब ना तो स्मृति ईरानी कुछ बोलती हुई नजर आती है, ना वो प्रधानमंत्री बोलते हुए नजर आते हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तमाम ऐसे नारे देते हैं। देखिए, बिल्कुल प्रज्ञा जी, मैं कहूँगा सेलेक्टिव सोच नहीं होनी चाहिए इसके लिए। अगर मैंने शुरू में कहा कसूर गुनाह कहीं भी हुआ है तो वो गुनाह है, उसमें कोई धर्म जाति कोई सत्ता पार्टी इसका कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। आगरा में जिस तरह दीपावली के मौके पर हुआ तो ये हर किसी के लिए पीड़ादायक है। और इसमें हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि सत्ता पक्ष है इसलिए हम चुप रहेंगे। मेरे ख्याल में चुप नहीं रहना चाहिए। चाहे राजस्थान की बात करें, वहाँ पर जिस तरह से
की घटना सामने आई, छेड़छाड़ की घटना सामने आई, वो अपने आप में हैरानी भरा मामला है कि आखिर जो सरकारें वो किस लेवल पे काम कर रही हैं। क्योंकि अगर आपके राज्यों में इस तरह की वारदात हो रही है, इस तरह के गुनाह को अंजाम दिया जा रहा है, तो आपके ऊपर सवाल उठेगा। आप सिर्फ दूसरों के ऊपर ये कहकर कि राजस्थान में ऐसा हुआ इसलिए यूपी में हुआ, झारखंड में ऐसा हुआ तब वहाँ पर ऐसा हुआ, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। खैर, हम टॉपिक पे वापस आते हैं कि जिस तरह आपने मणिपुर का जिक्र किया और मेघालय का मैं जिक्र कर रहा था, इसके अलावा जिस तरह से राजस्थान और तमाम जो बाकी राज्यों का जिक्र कर रहे थे कि वहाँ पर अगर इस तरह की चीज़ें हो रही तो वाकई ये सोचने की ज़रूरत है कि उस पर कैसे काम किया जाए। सिर्फ बयान देकर, सिर्फ जो है बात करके इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो अब अगर केंद्र सरकार की बात करें तो जो तोमर के बेटे हैं उनके ऊपर क्या एक्शन होगा ये देखने वाली बात होगी। और साथ में और भी जिस जगह से ऐसे मामले सामने आते हैं, जो सत्ता पक्ष के जो विरोधी पार्टियाँ उनकी जो सरकार हैं वहाँ पर तुरंत ईडी और सीबीआई तमाम जो एजेंसियां हैं वो एक्टिव मोड पे नज़र आती हैं। लेकिन ऐसे केस में अभी तक देखिए कोई भी इसको लेकर सुगबुगाहट नज़र नहीं आ रही, खामोशी पसरी हुई है। तो ये लगता है कि क्या एक तरफा होकर सीबीआई, ईडी और ऐसी तमाम सारी एजेंसियां काम कर रही हैं। तो वाकई ये जो सत्ता पक्ष के लोग हैं और भी तमाम जो सोशल काम करते हैं वो इस तरह की आवाज़ उठाते हैं, तो शक की गुंजाइश तो कहने में पैदा हो ही जाती है कि आखिर एक तरफा कार्रवाई या एक तरफा आपके बयानबाजी कब तक चलेंगी। क्योंकि अगर किसी ने भी गलती की है, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, तो गलत तो देखिए गलत है, चाहे वो कोई भी कह रहा है, और उसको छुपाना और उसको एक तरीके से नज़रअंदाज करना बेहद ख़तरनाक हो सकता है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से साफ तौर पर अमन जी कहते हुए नजर आए कि जो एक तरफा कार्रवाई जांच एजेंसियों की हो, प्रशासन की हो, इस वक्त जिस तरह से हमारे देश में देखने के लिए मिल रही है वो न केवल गलत है बल्कि आने वाले समय में खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि इसका जो खामियाजा है वो सीधे सीधे जनता को भुगतना पड़ता है। यहाँ पर मेरे साथ नाजमीन है। नाजमीन, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री, उनके बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है और पहला नहीं है, ये दूसरा वीडियो है। जिस तरीके से अभी तक जांच एजेंसियां बिल्कुल भी भटकती हुई नजर नहीं आ रही हैं मध्य प्रदेश में, क्या लग रहा है जो विपक्ष बार बार कह रहा है कि जांच एजेंसियां कठपुतली हो चुकी हैं, क्या वाकई में मध्य प्रदेश में ये कथन अब सच होता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, एक ही राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में ही ये सरकारी एजेंसियां अभी तक नहीं जाती हैं। यहाँ पर घोटाले पाए जाते हैं। इससे पहले का वीडियो आया था 100 करोड़ की रिश्वत लेने की बात फ़ोन कॉल के ज़रिए ही हो रही थी, लेकिन सीधे सीधे तौर पर उनका चेहरा दिखाई दिया जा रहा था। वहाँ पर देवेंद्र सिंह तोमर ये कहते हुए नजर आए थे कि उनकी छवि को ख़राब करने के लिए किया जा रहा है, फर्जी वीडियो ये लेकर आए हैं और जानबूझकर चुनाव के दौरान ये लाया जा रहा है, ये बातें कही गई। उस दौरान तो चलिए कि खुद ही यहाँ पर जांच देवेंद्र प्रताप ने करवाई, कहा कि ये वीडियो फर्जी है, मैं इस वीडियो में नहीं हूँ। खुद ही इन्होंने कहा कि जांच कीजिए, और जांच में एक अज्ञात व्यक्ति का नाम शामिल देखा गया, उसके खिलाफ जांच की बात की गई। लेकिन जब ये दूसरा वीडियो सामने आया है, दूसरे वीडियो में भी तो इनकी एक तरीके से चेहरा दिखाई दिया जा रहा है। आप यहाँ पर बात कर सकते थे, नॉर्मल कॉल से बात कर सकते थे, लेकिन सीधे तौर पर उनका चेहरा दिखाया जा रहा है। वीडियो कॉल है, उसमें 500 करोड़ की रिश्वत लेने की बातें कही जा रही हैं। तो आप देखिए कि जिस विपक्षी पार्टियों पर यह आरोप लगाया जाता है कि चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल 508 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते हैं, वो भी चुनाव प्रचार के लिए ऐप के जरिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में उतने ही अमाउंट का यहाँ पर रिश्वत लेती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर कोई भी सरकारी एजेंसियां नहीं पहुँचती हैं, तो शक के दायरे में ज़रूर आती है। तो केंद्र सरकार को यहाँ पर एक्टिव होना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ अपनी ही पार्टी को बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये सरकारी एजेंसियां निष्पक्ष रूप से जांच कर सके, जो कि अभी हो नहीं रहा। वाकई में देखिए यहाँ पर जिस तरीके से नाजमीन ने भी साफ तौर पर यही कहा कि जो 5 राज्य के विधानसभा चुनाव और 5 में से इकलौता ऐसा राज्य मध्य प्रदेश जहां पर अभी तक ईडी या फिर कोई भी जांच एजेंसी की कार्रवाई देखने के लिए नहीं मिल रही है। और हैरानी की बात कि वहां पर सीधे सीधे केंद्रीय मंत्री के वीडियो सामने आ रहे हैं, उनके बेटे के वीडियो सामने आ रहे हैं। खुद यहां पर मुख्यमंत्री को लेकर कई बड़े घोटालों का जिक्र होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या वाकई में जांच एजेंसियों को लेकर विपक्ष जो बार बार दावा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत के लिए उन्हें कठपुतले की तरह इस्तेमाल कर रही है, क्या
इन्हीं तमाम चीजों के चलते ही सही बीजेपी मध्य प्रदेश में जीत हासिल कर पाएगी, क्योंकि जो तमाम यहां पर आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं उनमें इस वक्त कांग्रेस कहीं ना कहीं बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है आपको? 17 नवंबर को वोटिंग है और 3 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा। मध्य प्रदेश में इस बार आखिरकार किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9